So I'm Ravi Ranjan. I was previously working with different organization. Currently, I am working with Mentorify IS, and I'll be your mentor. I'll be your mentor for prelims 2026 Yukti program. ठीक है. Apart from that, I have my teammates who will be mentoring you in different subjects. So before that, आप लोगों में से एनसीईआरटी पढ़ना कितने लोगों ने शुरू कर दिया ये बताओ. एनसीईआरटी जो मैंने बताया था पहले दिन कि ये पढ़ना है, शुरू करना है, तो कितने लोगों ने शुरू किया है? See, today's questions are based on NCERT only, and I have kept this today's session a little bit lighter because पहले दिन आप लोग को ज्यादा ये नहीं डराना नहीं है मैं, तो आई हैव केप्ट दैट सेशन लिटिल बिट लाइटर. 20 क्वेश्चन ही लेके आया हूँ. 20 क्वेश्चन विल बी डिस्कसिंग, बट अगले सेशन से जो अगला सेशन 9th को है, आई विल बी हैविंग 25-30 क्वेश्चन और थोड़ा क्वेश्चन का लेवल भी ऊपर कर दूंगा, एंड कुछ करंट के भी क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन रहेंगे जो कि डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, ऑल ओके. ठीक है, तो प्लान यही है कि अभी तो एनसीईआरटी, आई होप दैट कि आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत. तो आज के जो क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू से, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी पॉलिटिकल थियरी बुक से, और कुछ क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से. मुझे पता है कि सारे एनसीईआरटी एक साथ नहीं पढ़ सकते और मे बी ऐसे, बट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अंडरस्टैंड, मतलब कि एक होता है कि आप एक प्रोसेस को समझ लो, उसके बाद से जैसे कुछ स्टूडेंट जानते हैं कि कैसे जो पुराने स्टूडेंट जानते हैं कि कैसे पढ़ाई करना शुरू कैसे करना है, एंड कुछ नए होंगे जिनके लिए ये प्रोसेस ऑल टुगेदर बहुत नया होगा. दैट प्रोसेस विल बी न्यू. तो उसके रेफरेंस में मैं बात कर रहा था. तो शैल वी स्टार्ट आवर सेशन टुडे? ठीक है, तो आई एम शेयरिंग. ठीक है, सो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है कि अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल थियरी ऑफ लिबर्टी, व्हाट इज द कोर आइडिया बिहाइंड पॉजिटिव लिबर्टी? अब ये 4 स्टेटमेंट, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. जैसे यूपीएससी क्वेश्चंस बनाते हैं वैसे ही है. ठीक है, ज्यादा ये नहीं है. लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि क्या आप लोगों ने लिबर्टी पढ़ा है? एक क्वेश्चन जब मैंने पिछले पीवाईक्यू जब मैं डिस्कस कराया हुआ, डिस्कसिंग पीवाईक्यू, तो मैं उस दिन ये क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से. आई आस्क्ड ए क्वेश्चन कि लॉ और लिबर्टी का रिलेशन पूछा था, याद है? लॉ और लिबर्टी का क्वेश्चन पूछा था पीवाईक्यू डिस्कशन में. लॉ और लिबर्टी में क्या बोल रहा था कि उसका ऑप्शन यूपीएससी ने क्या दिया था कि वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी. ठीक है, ये स्टेटमेंट जो वेयर देयर इज नो लॉ नो नो लिबर्टी, ये स्टेटमेंट कनेक्टेड है किस चीज से? पॉजिटिव लिबर्टी से. अब ये बताओ इसमें से, अब आप पहले ये बताओ कि पॉजिटिव लिबर्टी ये ऑप्शन क्या होना चाहिए? सर सी होना चाहिए. सी. टाइप कर दो, आप लोग चैट बॉक्स यूज करो, टाइप कर दो. ठीक है, तो अब मैं चैट बताता बॉक्स हूँ जैसे. इनेबल्ड नहीं है सर. सर चैट डिसेबल्ड है. ठीक है, मैं 1 मिनट कर देता हूँ. सर एक ऑप्शन ए, सेकंड. आई थिंक ऑप्शन ए इज राइट. अब देखो, चैट इनेबल्ड है. सर ऑप्शन ए इज राइट. गुड. सी, ए, सी. ठीक है, ठीक. अब देखो, जब मैं ये उस दिन बात कर रहा था, मैं आप लोगों से जब बात कर रहा था, लिबर्टी का रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि लिबर्टी से प्रीवियसली देयर हैव बीन मेनी क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड. अब पिछले 3-4 साल में मैं आपको दिखाया था कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया है. अब देखो है क्या इसमें, इसमें मैं बताता हूँ. पहला तो होता है पॉजिटिव लिबर्टी, दूसरा होता है नेगेटिव लिबर्टी. पहले मैं नेगेटिव लिबर्टी आप लोग को समझा देता हूँ क्या होता है. ठीक है, अब लिबर्टी किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो पहले बताता हूँ. लिबर्टी इज रिलेटेड टू फ्रीडम. फ्रीडम से रिलेटेड है कि आप, मतलब लिबर्टी जैसे हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का, ये कॉन्सेप्ट पहले आया कहाँ है? मतलब लिबरल सोसाइटी किसको बोलते हैं? जहां पर आप फ्री होते हो, सब कुछ कुछ भी कर सकते हो. लिबर्टी जो वर्ड है इंडिविजुअल राइट से रिलेटेड है. इंडिविजुअल राइट से रिलेटेड है. ठीक है, तो इंडिविजुअल राइट मतलब क्या है कि आप जैसे कुछ करना चाह रहे हो, समझ गए? जैसे कुछ करना चाह रहे हो तो क्या आप कर सकते हो उतना. अब जो
वेस्टर्न सोसाइटी है वहां पर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लिबर्टी फॉलो किया जाता है। जैसे में कि वेस्टर्न सोसाइटी का जो बेसिस है लिबर्टी का, वो बोलते हैं, जेम्स मिल करके एक ऑथर है, वो बोलता है कि मेरी लिबर्टी कहां तक है, आपके नाक तक है। मतलब जब तक मैं आपको हार्म नहीं पहुंचाऊं, मतलब कि नाक मतलब अगर आपको जब तक मार ना दो, तब तक हाँ, तब तक मेरा लिबर्टी है। ठीक है। तो वो ऐसे बोलते हैं। हमारी सोसाइटी में क्या है कि लिबर्टी को ना थोड़ा बैलेंस किया गया है। अब पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी मैं पहले यहां बताता हूं। नेगेटिव लिबर्टी मतलब आपका जो सैक्रेड स्पेस है ना, जैसे आप चाहते हो कि उसमें कोई भी इंटरफेयर ना करे, कोई भी इंटरफेयर ना करे, मतलब आपको वो कोई भी डिस्टर्ब ना करे, उसको हम नेगेटिव नेगेटिव लिबर्टी बोलते हैं। कि आप किसी को उस एरिया में नहीं आने दो। जैसे आप अपने घर में बैठे हो, तो आप चाहते नहीं कोई बाहर वाला अपने आप आ जाए, पुलिस ना आ जाए। तो राइट टू प्राइवेसी जो गवर्नमेंट ने पहचाना था, वो क्या था? नेगेटिव लिबर्टी का पहचान था। तो हमारे यहां दोनों है, लेकिन हम किसको रिकॉग्नाइज करते हैं लॉ के थ्रू? समझ रहे हैं ना कि हमारे यहाँ मिक्स है, कि हम चाहते नहीं कि कोई और आए। और दूसरा होता है लिबर्टी, कि आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं हम, जहां पे ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं जहां पे आप अपने आप को पूरा जो आपका जो इतना डेवलप कर सकते हो, पोटेंशियल जितना है, सारा सराउंडिंग प्रोवाइड करेंगे कि आप अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज कर सकते हो। समझ गए? ये पॉजिटिव लिबर्टी है। ठीक है। तो हमारे यहाँ राइट टू प्राइवेसी जो हो गया, वो क्या हो गया? नेगेटिव लिबर्टी हो गया। समझ गए कि आपके सेक्रेड स्पेस में आप नहीं चाहते कि कोई भी इंटरफेयर करे आके। अब अभी तक यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि राइट टू प्राइवेसी कहाँ है, कहाँ से आया है, ये है वो है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था ना, कि पुट्टू स्वामी जजमेंट से आया। इससे पहले इससे पहले जैसे राइट टू प्राइवेसी, पुट्टू स्वामी से पहले राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज करने से भी इनकार कर रहे थे ना। बोल नहीं रहे थे कि फंडामेंटल राइट है, ये बोल ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो जानते थे नेगेटिव लिबर्टी है। इंडिया इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कर रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है ना? ये टाइम टू टाइम इवॉल्व कर रहा है। तो हमने इसको भी अब कर लिया कि अब ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है। तो एक सैक्रेड स्पेस में अगर आप किसी को एंटर नहीं करने दे रहे हो, वो नेगेटिव लिबर्टी का है। और एक लिबर्टी जो पॉजिटिव लिबर्टी है, जहां पर आप अपने आप को अपना पोटेंशियल रियलाइज कर पाओ। ठीक है। तो अब बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? So अब option यहाँ is पे हाँ, ऑप्शन ए कैसे होगा? अभी तो मैंने समझाया नेगेटिव लिबर्टी नहीं, पॉजिटिव लिबर्टी है। सी होना चाहिए ना। कौन है ऑप्शन ए वाला भाई? हाथ उठाओ। अरे ए कौन बोल रहा था? अरे डांटूंगा थोड़ी, बता तो दो, मैं पहचान तो लूं। प्रिंस आप थे? नो सर, मैंने सी बोला था। अच्छा, कौन है भाई ये वाला बोल के अब गायब हो गया? ठीक है। तो हम इस तरह से लिबर्टी को पढ़ते हैं। अब आप अगर एनसीईआरटी चैप्टर पढ़े होगे, अगर आपने एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको ये रियलाइज होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है इसको रिकॉग्नाइज करना। समझ रहे हो कि ये कि हम पॉजिटिव लिबर्टी किस तरह से ये कर रहे हैं? जैसे स्टूडेंट के एजुकेशन पे अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैसे लिबर्टी से, कैसे फ्रीडम से, कैसे किस चीज से रिलेटेड है। अब आप ये वर्ड जहां पर भी देखो, आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम और लिबर्टी कहाँ कहाँ दिखता है, मेरे को ये बताओ। अब जैसे एक आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो क्या पहचानने के लिए बोल रहा है? अब आप ये जाके सोचना कि ये हमारा लिबर्टी में किस पार्ट में लिबर्टी आता है, स्टेट किस तरह का लिबर्टी दे रहा है। समझ रहे हो? यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब जैसे लिबर्टी वर्ड हमारे कहां कहां यूज हो रहा है? आर्टिकल 19 में यूज हो रहा है, आर्टिकल 21 में यूज हो रहा है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन जब ये पूछा था यूपीएससी ने, राइट टू चूज वंस ओन पार्टनर, राइट टू चूज वंस वन वन ओन पार्टनर हमारे कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ये पूछा। 21। कैसे पहचाने आप? राइट मतलब यहां पर राइट लिबर्टी का किस फॉर्म था, और यहां आर्टिकल 21 में लिखा हुआ था ना लिबर्टी। समझ गए? मैंने सबसे पहले लाइन क्या बोलता, लिबर्टी इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल राइट, बोला था ना ये। तो जब भी इंडिविजुअल राइट की बात आए, अगर कोई भी फॉर्म ऑफ राइट पूछे यूपीएससी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसी इसी फिलॉसफी पे कोई भी जजमेंट देगा, इंडिविजुअल राइट को रिकॉग्नाइज कर रहा है अभी। ठीक है। हाँ ईशानी बोलिए।
तो जैसे अभी आप ये बोल रहे हो कि राइट टू चूज लाइफ पार्टनर, तो इंडिविजुअल राइट को ध्यान में रखते हुए इसलिए ये आर्टिकल 21 में लिया है इसको। जी बिल्कुल। देखिए क्या था ना कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है कि राइट टू डिग्निफाइड लाइफ कैसे होगा? जब तक आप अपना डिसीजन खुद नहीं लोगे, आपकी डिग्निटी पहचानेगा कोई? अपना डिसीजन, मतलब राइट टू लाइफ इज नॉट मियर राइट टू लाइफ ना, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है। तो डिग्निफाइड लाइफ कैसे होगा? जब अपना डिसीजन आप खुद ले सकते हो तब ना, तभी तो डिग्निटी कहलाएगा। अब इसी तरह इसी इसी बेसिस पे इसको बहुत ब्रॉड किया गया है। समझ गया कि जैसे राइट टू गुड एनवायरनमेंट हो गया, राइट टू, ये सारी जितने भी चीजें हैं ना, कि राइट टू स्पीडी लिटिगेशन रेमेडिएशन, जो भी सारी चीजें हैं, जितने भी हैं, जो ब्रॉड किया गया है ना, इंडिविजुअल राइट्स को रिकॉग्नाइज करने लगे, क्योंकि उसमें वर्ड क्या ऐड था? लिबर्टी। डिग्निफाइड लाइफ को लिबर्टी के साथ ऐड करके दे स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग सो मेनी राइट्स। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट इस तरह से हुआ है। तो पॉजिटिव लिबर्टी का एग्जांपल आप समझ रहे हो कैसे आना है? पॉजिटिव लिबर्टी विल गिव यू डिग्निफाइड लाइफ। अभी अब क्लियरिटी है, और क्लियरिटी आ गया। पॉजिटिव लिबर्टी विल गिव यू डिग्निफाइड लाइफ। हम्म। अब ये क्वेश्चन यहां क्यों है? What is the primary meaning of स्वराज as interpreted by महात्मा गांधी is in book वर्क हिंद स्वराज? तो पहले तो है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखा है। अब इसमें स्वराज का मतलब बेसिकली क्या है? अब ये इसलिए है क्योंकि ये फ्रीडम से रिलेटेड है हमारे, है ना, फ्रीडम से रिलेटेड है। एंड हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिकॉग्नाइज्ड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो गांधीयन आइडियल्स कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में दिख रहा है, ये पता होना चाहिए हमें। अब इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, जो मैं अगला क्वेश्चन जैसे डिस्कस करूंगा ना, तो आपको समझ में आएगा। अगले कुछ क्वेश्चंस में इस तरह क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं। अब ये क्या था कि स्वराज का मतलब क्या है? यहां पर कौन आंसर बताएगा? इट्स एन इजी क्वेश्चन। अब यूपीएससी ने क्या किया था, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगले क्वेश्चन में इसका भी सर एक्सप्लेन करूंगा। हाँ। सर जैसे स्वराज का इसमें ये मतलब है कि जैसे सर महात्मा गांधी स्वराज का कहना था कि खुद के ऊपर कंट्रोल करना, और जैसे खुद के ऊपर सर कंट्रोल आएगा तो अ, वो स्वराज ज्यादा मीन्स होता डेवलप है कर सेल्फ पाएगा। रूल। तो आप समझ गए, यहां पर इंडिविजुअल की, कहीं ना कहीं गांधी भी इंडिविजुअल की बातें करते थे, यस, इंडिविजुअल लेवल पे बात सेल्फ करते थे वो। डिसिप्लिन की बात करते थे ना। बोलते यस थे सर। ना कि आपको खुद का काम खुद करना है, ये बोलते थे ना। यस स्वराज सर। स्वराज का जो डेफिनेशन था, ये बेसिकली ही गेव दिस, उन्होंने बुक जो लिखा है ना, इसमें उन्होंने अच्छे से समझाया है। अब देखो, जो अगला क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, मैं ना यहां से ये करता हूं। ये देखो, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है, मैं पीछे जाऊंगा वापस। ये क्वेश्चन 2020 का है। अब मुझे आप बताओ कि हाउ इज इट लिंक्ड टू द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड? सर क्योंकि दोनों लोग का टारगेट एक ही था कि जैसे यहाँ गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। पहले पहले रुक जाओ, पहले आप आंसर बताओ मुझे। सर आंसर ए होगा आपने सर। रट लिया होगा, ऑब्वियसली मुझे पता है, आप लोगों ने रट लिया होगा, लेकिन आई नीड करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो भी। हाँ, पहले आप यस बताओ सर। प्रिंस। सर इसका आंसर ए होगा क्योंकि हम्म। दोनों केस में स्टेट जो होता है उसको कहा जाता है कि उसको गवर्नमेंट के अंडर ना होके पब्लिक डायरेक्ट अगर कंट्रोल करे, तो गांधी जी का क्या नाम था कि अभी मैंने बोला कि पिछले क्वेश्चन से जो मैंने पूछा उससे लिंक करने के लिए बोला है। सर सेल्फ वही लिबर्टी को लेके है कि सर पर्सनल लेवल पे जो आ जाते हैं हम, कि इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे आपने लिबर्टी का बोला कि लिबर्टी इंडिविजुअल लेवल पे होता है। अब मैं जो बोला हूं ना, आप यस अब सर। ध्यान से सुनो। नेगेटिव लिबर्टी क्या था, समझ में आया यस सर। कि कहाँ नेगेटिव लिबर्टी की बात हो रही थी? यस सर, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। समझ गया कि कोई किसी आपका सैक्रेड स्टेट है, स्पेस है, उसमें आप कहीं इंटरफेरेंस नहीं करोगे। तो गांधी और मार्क्स इस चीज पे कॉमनली ये थे कि पता है कि हम अपना डिसिप्लिन हम अपना खुद लेके आए, किसी और तभी का तो बोलेंगे ना इंटरफेरेंस कि ना हो। स्टेट की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो ना? तो लिबर्टी से कैसे लिंक्ड है, ये पहचानना जरूरी है। समझ गए कि हाउ डू यू थिंक, जैसे वो उनका कॉन्सेप्ट क्या था, विलेज पंचायत का कॉन्सेप्ट था।
बोलते थे ना कि विलेज पंचायत, जैसे आप आर्टिकल इसमें भी पढ़ते हो, डीपीएसपी में पढ़ते हो, तो गांधीयन आइडल के अंदर पढ़ते हो ना कि पंचायत जिसको फॉर्म करने के लिए गांधी बोल रहे हैं, तो जैसे 1992 का जो अमेंडमेंट था उसमें भी बोलता है कि गांधीयन आइडल्स को हमने रियलाइज किया है। तो गांधी जो बोलते थे, बोले पंचायत के थ्रू करो, लेकिन स्टेट का रोल नहीं होना चाहिए, खुद लोग अपने आप को खुद डिसिप्लिन करें, जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वराज उसी को कह रहे थे वो। तो ये जो स्वराज का थॉट है, यूपीएससी ने इस तरह से क्वेश्चन पूछा। और मार्क्स क्या है, मार्क्स ना फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का। 2011 में भी मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है कि मार्क्स की थियरी किस चीज पर रिलेटेड है। और ये ऑप्शन, जो चौथा ऑप्शन दिख रहा है ना, वो ऑप्शन था वहां पे भी। समझ गए? हाँ ओम, आप कुछ बता रहे थे, बोलिए। सर मैं दूसरे डायरेक्शन में चला गया था, आपने क्लियर कर दिया। मैं ये चीज कॉमन एग्रीमेंट तो था ही सर, फाइनल मतलब स्टेटलेस सोसाइटी पे दोनों का, लेकिन एक कॉमन डिफरेंस ये था कि गांधी जी कहीं ना कहीं सेल्फ रूल पे कर रहे थे, और मार्क्सिज्म कम्युनिटी पे बेसिस पे ले जाना चाह रहे थे सर। मैं ये ऑब्वियसली सारी चीजें बात सही है। देखो डिफरेंसेस तो हैं। अब डिफरेंसेस क्या है कि व्हाट ही यूज टू डू, मार्क्स का क्या था कि जो आपको उनका था कि क्लास था, उसको ओवरथ्रो करने के लिए आपको वायलेंट एक्शन लेना है। और गांधी जी वॉज टोटली नॉन वायलेंट पर्सन। समझ गए ना? गांधी जी का आइडियल क्या था कि पूरा नॉन वायलेंट पर्सन है, उनको जो भी चीज करना है नॉन वायलेंस से करना है। वो कैसे आप सुधार लेके आओगे, आप अंदर से लेके आओगे। लेकिन ज, दोनों का ये मानना है कि स्टेट की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट, ये जो स्टेट नहीं है उसका बेसिस क्या है? लिबर्टी की जरूरत नहीं है, स्वराज से रिलेटेड है। समझ गए? फ्रीडम से रिलेटेड है। तो लिबर्टी एंड फ्रीडम इज रिलेटेड टू ईच अदर। अब फ्रीडम में जैसे, फ्रीडम कैसे आएगा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी दोनों से आ सकता है। ऐसा कोई स्टेट नहीं। अब जब क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था लॉ एंड लिबर्टी वाला, अगेन मैं इस पॉइंट पर आता हूं, जब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा कि वेर दे नो लॉ और नो लिबर्टी का रिलेशन पूछा, तो इसमें सिंपल है कि ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां पर लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कितना लिबरल क्यों ना हो। जो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट वाली बात होती है ना, जो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट वाली बात होती है यहाँ पे, सॉरी, ये ये कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट रूल, तो ये बात सोचो कि ये कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट अपने आप में, कि कोई सोसाइटी हो सकती है कंप्लीट बिना रूल के, वहां पर लोग कैसे रहेंगे? अब इसी को गांधी जी बोलते हैं कि ये कंप्लीट एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और सोशल रूल, आप कैसे अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आओगे? गांधी जी इसको बोलते हैं कि आप स्टेटलेस सोसाइटी रहना है, लेकिन खुद लोग ऐसा बन जाएगा, मतलब नहीं होता है। जैसे राम राज्य की बात करते थे बेसिकली गांधी जी। समझ गए? हाउ इट इज लिंक टू लिबर्टी, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड हियर। हाँ ईशानी, आप कुछ बोल रहे हो? सर डी ऑप्शन का क्या मतलब था उसमें, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट? मतलब वो कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बाद में समझा दूंगा। लेकिन देखो क्या है कि, देखो जो ऑप्शन वहां पर भी 2011 वाले क्वेश्चन में भी अगर देखोगे ना, तो डायलैक्टिकल मेटेरियलिज्म उसका आंसर था। मैं इसको बाद में जैसे इसको समझाऊंगा ना, इकोनॉमी वाले में जब ये ले लूंगा ना, तो अच्छे से समझा दूंगा, वो लिंक्ड है थोड़ा सा। अभी थोड़ा डिस्कशन डिविएट हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, मैं उसको, बट ये बात अभी हमें समझना है, लिबर्टी से इसको कैसे लिंक करना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ देव ज्योति, कुछ बोल रहे हो? सर मतलब वो इस क्वेश्चन से बाहर एक मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो हम्म। एनआरकी में हम सब मतलब ये बोलेंगे कि लिबर्टी हमेशा नेगेटिव होता है। यार देखो एनार्की जो मैं उस दिन क्या बोल रहा था, गांधी जी थोड़े एनार्किस्ट क्यों बोलते थे सब लोग, हाँ। यही रीजन था। समझ गए? वो स्टेटलेस सोसाइटी के फेवर में जो थे ना, तो ऑब्वियसली जब जो कंप्लीट एब्सेंस होगा, तो अब देखो प्रॉब्लम ये है ना कि जब एनार्की होता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। दिक्कत वाली बात यह है कि वो जो आप फ्रीडम, आप पता नहीं कितना रियलाइज कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो नहीं पता है। हो सकता है कंप्लीट अब अनार्की है, कोई रूल नहीं है, आपके घर में कोई घुस गया, तो अब क्या करोगे? बोलोगे कि आपका लिबर्टी बचा हुआ है। समझ गए? तो उस चीज का है कि ये जो वर्ड है ना, एक्सट्रीम वर्ड है, कंप्लीट एब्सेंस हो ही नहीं सकता। किसी भी स्टेट में कितना भी लिबरल हो, लॉ रहेगा ही रहेगा, किसी ना किसी तरीके से। ठीक है। अब जो ओके जेम्स सर। मिल, जेम्स मिल ने बुक लिखी, अगर वो
किसी ने लगा दिया आर्टिकल 19, बैन कर दिया आर्टिकल 19 को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, तो बुक ही नहीं पहुंचेगा वहां। ठीक है। अब अगेन दूसरे वाले इस पे जाते हैं, इक्वालिटी को समझते हैं थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ इक्वालिटी, व्हाट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल आइडियल ऑफ इक्वालिटी? मैं हट जाता हूं। इजी था ये। All human beings should be treated in an identical way in every situation. Extreme statement again. All human beings are born with the same natural talents. वो तो हो ही नहीं सकता है। All human beings must have identical wealth and social status. Again वो हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर जो इक्वालिटी का, जो ऑब्वियसली इक्वालिटी का जो चैप्टर है, आसान क्वेश्चन है ऑल्दो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन्ड है? आर्टिकल 14, राइट। अब ब्रॉडली ये कहाँ मेंशन्ड है? मतलब आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, राइट। हम राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं ना, तो वो हर चीज इक्वालिटी के कितने बेसिस को रिकॉग्नाइज कर रहा है ना, वो आपको समझना है। जैसे सबसे पहला जो आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज है और इक्वल प्रोटेक्शन है। वो कौन सी इक्वालिटी को पहचान रहा है? पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी? आप बताओ मेरे को। तो प्लीज रिपीट, आवाज कट गया था। अच्छा, कि आर्टिकल 14 में जो मेंशन्ड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दूसरा है कि क्या है दूसरा इक्वल अपॉर्चुनिटीज वाला? क्या है बोलो? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दो हैं। इक्वालिटी बिफोर लैंड, क्या है बोलो? 14 का हाँ, दो है, ये नहीं है। दूसरा कौन सा है? इक्वालिटी बिफोर लैंड, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। इक्वालिटी ऑफ यस अपॉर्चुनिटीज है सर। कि नहीं? ठीक है। तो अब ये मैं बोल रहा हूँ, ये कौन सा एजुकेशन में सर, नहीं नहीं, मैं 14 पूछ रहा हूँ। 14 कौन सा अच्छा। इक्वालिटी में आता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी बोलोगे, इकोनॉमिक इक्वालिटी बोलोगे, या सोशल इनइक्वालिटी बोलोगे? ये मैं पहचानने के लिए बोल रहा हूँ। सोशल, पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल एंड सोशल। समझ गए? यही यहां पर ये कॉन्सेप्ट समझना है। अब मैं आपसे जैसे पूछ रहा हूं कि फंडामेंटल राइट्स ब्रॉडली हमारे कौन से जस्टिस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं? वो पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस, यस सर। तो पूरा फ्लेवर जो रहेगा फंडामेंटल राइट्स का, वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे ज्यादा रहेगा। समझ गए? अब इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये जैसे है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का बेसिस क्या है? कि सारे ह्यूमन इररिस्पेक्टिव जो भी है उसको बराबर, आप ह्यूमन के वैल्यू के ऊपर आप उसको ट्रीट करोगे, ना कि कोई जैसे किसी के वेल्थ के ऊपर नहीं ट्रीट कर सकते, किसी के टैलेंट के ऊपर ट्रीट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते आप। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो ये आइडिया है इक्वालिटी का, जो हमारा आर्टिकल 14 से 18 आया है, डिराइव कहां से हुआ है, ये समझना बहुत जरूरी है ना। इसका बेसिस क्या है? ठीक है। अब ये इक्वालिटी इज समहाउ रिलेटेड टू जस्टिस, अगर मान लो, है कि नहीं? वैसे अगर आपको इक्वल कहीं जाते हो तो आपको किसी को ज्यादा पूछता है, किसी को कम पूछेगा, तो आपको नहीं लगेगा? जैसे घर में होता है, माँ बाप बच्चे हो, अब किसी को ज्यादा चलो इसको और अच्छे करता है, लड़का लड़की है घर में, लड़के को अगर ज्यादा वैल्यू मिल रहा है, लड़की को नहीं मिल रहा है, जनरली होता है अपने इंडियन सोसाइटी में। तो जनरली, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, जनरली होता है। अब इसमें ये बोला जाता है ना, अनइक्वल सोसाइटी, जस्टिस नहीं किया गया गर्ल चाइल्ड के साथ। तो अगेन वही चीज है, आपको समझना है कि आर्टिकल 14 से 18 को हमको समझना है, इसका ब्रॉडर आइडिया, प्रिंसिपल क्या है। ठीक है। अब अगला मैं पूछता हूं, 15 और 16 किस चीज से रिलेटेड है? डिस्क्रिमिनेशन और अपॉर्चुनिटी रिलेटेड। अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, तो वो कौन से इसमें हम उसको बोलेंगे? पॉलिटिकल इक्वालिटी बोलेंगे, यानी इक्वालिटी बोलेंगे, सोशल इकोनॉमिक, क्या किस चीज को बोलेंगे?
social, सोशल social इकोनॉमी। related. किस चीज पे? अब देखो, हम ब्रॉडली हमको समझना है कि किस चीज पे कर सकते हैं, किस ग्राउंड पे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, वो क्लियरली दिया है। इसके अलावा इसके बाहर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये दिया हुआ है ना, अगर आप पढ़ोगे जाके तो आपको यही दिया हुआ है। तो आपको बोल रहा है कि अगर करना है तो यही कर सकता है। स्टेट कैसे करेगा? स्टेट का भी उसमें ये दिया हुआ है। तो स्टेट लिमिटेशन लगा रहा है, स्टेट लिमिटेशन लगा रहा है कि अगर आपको करना है, अगर आपको अनइक्वल किसी को करना है तो आप सिर्फ इसी बेसिस पे करोगे। उसमें भी जब रेसिडेंस वाला आता है एम्प्लॉयमेंट में, तो रेसिडेंस वाला जब क्राइटेरिया है तो उसमें क्या बोलता है कि उसमें स्टेट नहीं कर सकता, उसमें पार्लियामेंट ही कर सकता है, सिर्फ सेंटर करेगा। जो भी लॉ उसका बनाना होगा रेसिडेंस के बेसिस पे, अगर किसी किसी को आप अगर अनइक्वली ट्रीट करते हो तो उसका बेसिस क्या होगा? बेसिस होगा कि आप सिर्फ सेंटर बना सकता है, मतलब कि बड़े लेवल पे हो सकता है, मतलब नहीं तो नैरो माइंडसेट। ये इक्वालिटी आपका, ये जो 15-16 है ना, ब्रॉडर आइडियाज में अगर आप देखोगे तो फ्रेटर्निटी को भी प्रमोट करता है। अगर नैरो माइंडसेट के साथ एक स्टेट वाला दूसरे स्टेट को अगर डिस्क्रिमिनेट करने लग गया, ठीक है, अगर खुद से लॉ बना लिया, तो होगा क्या? फ्रेटर्निटी होगा, आर्टिकल 19 बच पाएगा? अविनाश बताइए। सर कुछ स्टेट रिजर्व करते हैं ना जॉब, रिजर्व करते हैं तो रेसिडेंस के बेसिस पे करते हैं? किस चीज पे बेसिस पे करते हैं? लैंग्वेज के रेसिडेंस बेसिस? हाँ, रेसिडेंस के बेसिस पे। सपोज पंजाब का स्टेट है तो पंजाब के जो लोग हैं उनको 20% रिजर्वेशन ऐसा कुछ रहता है ना। पंजाबी गुरुमुखी पे बोलते हैं वो, ओके लैंग्वेज पे कर रहे हैं। रेसिडेंस पे ओके। जब भी लॉ बनेगा वो सेंटर ही बना इवन के देगा, नहीं तो वो भी चैलेंज हो कर्नाटका, जाएगा। कर्नाटका में भी सेम किया है उन्होंने। कन्नड़, वही मैं बोल रहा हूँ कि वॉट एवर इट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, दे माइट डू, बट इफ दे हैव टू मेक कि आप कंपल्सन कर रहे हो कि यहां पर कर रहे हो या इसमें कर रहे हो, तो वो लॉ सिर्फ सेंटर बना के देगा। ठीक है, ओके ये जाके पढ़ना फिर से, ये थोड़ा सा क्लैरिटी वाली चीज है। तो आपको मैं यही बोल रहा हूँ। चलो बताओ। ठीक है, किसी ने बी किया था, किसने बी किया है? मैं देख लेता हूँ चैट में एक बार। देखो, ये आपको समझना है इसमें क्वेश्चन का। हाँ ईशानी बताओ। मैंने बी किया था सर, मैंने इसलिए देखो, हैंड रेज। हाँ अब देखो मैं बताता हूँ कि ये बात समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेट्रियार्की पहले सोशल कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी का ये है ना। तो अब इसमें पहले बात, अगर ऑप्शन आप डिफरेंशिएट करते हो, आपको ऑप्शन निकालना है। अब देखो, इसमें क्लोज ऑप्शन दो तीन है, दो हैं एक्चुअली। ये पहला तो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हटा दो, ये स्ट्रीम था। रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक क्लास डिफरेंस, इकोनॉमिक हटा सकते हो। अब ये दोनों में जो कंफ्यूजन अगर होता भी है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पेट्रियार्की इज अ सोशल कॉन्सेप्ट, कि सोशल रोल को, सोशल जो रोल है वो शुड नॉट बी बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को आप ये नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना, कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बीच में आप सोशल रोल नहीं दे सकते। तो ये पेट्रियार्की इसकी वजह से है। ठीक है, कि बोले लड़का यही काम करेगा, लड़की यही काम करेगा। तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव यही बोल रही है ना कि आप बायोलॉजी के बेसिस पे आप ये नहीं कर सकते, बायोलॉजिकल जैसे अलग अलग करके आप उस बेसिस पे रख दो। जैसे में रेस का भी कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, आपको समझ में आ रहा है कि रेस इज ए कल्चरल कॉन्सेप्ट और ए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसको क्या है कि कल्चरली लोग डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करते हैं इसके बेसिस पे, है कि नहीं? इसीलिए जब 14-15 लेके आते हैं हम लोग, 14 में ये, 15 में दिया हुआ है ना, 15 और 16 में रेस का वर्ड यूज किया हुआ है ना, कि कोई भी कल्चरल एलिमेंट, कल्चरल या फिर सोशल को आप बायोलॉजिकल के बेसिस पे सोशल या कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप। क्योंकि रेस क्या है आपका, जो भी, जैसे मान लो किसी का रंग काला है या फिर किसी का बाल घुंघराला है या फिर किसी का आंख छोटा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डिफरेंसेस, बायोलॉजी की वजह से हुआ है। जैसे लड़का लड़की भी क्या है, एक्स क्रोमोसोम और एक्स वाई क्रोमोसोम की वजह से है ना, है कि नहीं? तो वो जेनेटिक जो डिफरेंस है या फिर जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, इसके बेसिस पे आप सोशली या कल्चरली किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। यही कॉन्सेप्ट रेसिज्म का है, यही पेट्रियार्की है, बेसिस यही है। समझ गए आप?
क्लियर है अभी? हम्म। थोड़ा आसान क्वेश्चन है आज का, तो प्लीज अच्छे से पार्टिसिपेट करो। ये हो गया है। हाँ, अब लिबरल्स और मार्क्सिज्म में ये डिफरेंस कहाँ से कैसे आ रहा है इक्वालिटी के अचीव करने के लिए? चलो, इस ये भी अगेन थोड़ा सा, ये मेनी प्लेसेस नहीं है, 3-4 सोसाइटीज हैं बस। ये जैसे मेघालय के कुछ ट्राइब्स हैं, और आई थिंक केरला में 1-2 ट्राइब्स हैं, वो लोग फॉलो करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो ट्राइबल सोसाइटी में होता है। तो मार्क्सिज्म का आइडिया बेसिकली सबको पता है। मार्क्सिज्म क्या बोलता है कि किसके हाथ में पावर होना चाहिए? इंडिविजुअल। हम्म। लोगों के हाथ में होना चाहिए, है कि नहीं? कम्युनिटी ओनरशिप सर। हाँ, कम्युनिटी ओनरशिप की बात करते हैं, राइट। और बाकी जैसे ये लोग क्या बोलते हैं कि अब जैसे लिबरल्स है, अब जब इकोनॉमी का ये जब बताऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे, क्या रीजन है इनइक्वालिटी का, ये ना इसका थोड़ा सा बेसिस है इनइक्वालिटी का। तो क्या रीजन है, वो कैसे कैपिटलिज्म डेवलप हुआ है, इकोनॉमी वाले इसमें बता दूंगा मैं अच्छे से। ठीक है, अभी के लिए अंडरस्टैंड करो कि ये लिबरल पर्सपेक्टिव जो है, लिबरल्स ये बोलते हैं कि फेयर कॉम्पिटिशन ही बेस्ट वे है डिस्ट्रीब्यूट रिवॉर्ड्स। जैसे हमारा एग्जामिनेशन है या फिर जो भी इक्वालिटी का बेसिस है, जो भी हम जिस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसको इसीलिए ऐसे बोला गया है कि आप कंपटीशन करवाओ, एग्जामिनेशन करवाओ, या फिर जो एलोकेशन करवाओ वो फेयर होना चाहिए। जैसे कोल एलोकेशन वाला जो केस था, उसमें क्या आया कि बोले कि फेयर एलोकेशन नहीं था, इसलिए करप्शन हुआ। ठीक है, पब्लिक कंट्रोल तो किसी चीज का नहीं बोलते हैं वो। ठीक है, अब बताओ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है यूपीएससी में, किसी किसी तरीके से पूछ जाता है। अब इसको जैसे व्हाट दे हैव डन कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, या फिर, अब ये पहले मेरे को बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में क्या डिफरेंस है? कोई बताओ मुझे। सर हम्म। सर कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। या सर वही बता रहा हूँ, इसके इसी को फॉलो करके कि जैसे किसी कंट्री में हम्म। जरूरी नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो, क्योंकि हम्म। इसको लोगों के इसको कैसे बोलूँगा, सर ने बताया था कि इसको लोगों के थ्रू जाना जाता है कि अगर लोग इंडिविजुअली या फिर अपने किसी, कैसे इसको बोलूँ। कोई बात नहीं, हमारे पास पीएसआई एक्सपर्ट हैं, वैभव बताइए। यस सर। ठीक है सर, थैंक्स फॉर द एक्वलेट्स। ट्राई करता हूँ मैं। हाँ। बेसिकली वही लेटर और स्पिरिट वाली ही बात है, और क्या। जब कॉन्स्टिट्यूशन हम्म। बन रहा है तो एकोमोडेट करने की कोशिश की गई जितने भी हम्म। हैं दूसरे देशों से चीज़ों को, लेकिन हम्म। कोई भी चीज़ एग्जॉस्टिव होती नहीं है। क्या है, हम्म। टाइम एंड स्पेस पे चीज़ें जब चलती है तो जहाँ पर भी एक मतलब लेटर के फॉर्म में अगर कोई वॉइड दिख रहा है, चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, तो वहाँ एक्सपेक्टेशन ये है कि जो भी प्रियम्बल में जो चीज़ें हैं, जो जिस लिखी हुई है, उसी आधार पर मॉरलिटी को रख करके वहाँ पे जजमेंट किया जाए चीज़ों हम्म। का। फिर चाहे वो जो भी गवर्नमेंट की बॉडीज हो या फिर स्टेट की बॉडीज हो। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? Sir, सर rightness मोरालिटी, and wrongness as per the constitution. एक सेकंड, एक सेकंड, वैभव हाँ को कंप्लीट कर लेता हाँ सर, हूँ। मोरालिटी का ही मैं बात उससे लिंक कर कर बता रहा था आपको अच्छा, कि ठीक है। हाँ, कि वो जहां पर भी वॉइड है, जैसे कि चीजें एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी हुई है, तो जो भी प्रियम्बल में जो भी मोटो है उसको मतलब एक मतलब उस पर बेसिस करके अपना जो है वो इंस्टेंटली डिसीजन ले पाए, अगर वो अच्छा, चीज एक्सप्लिसिटली नहीं है इसको तो। थोड़ा सा मैं वैसे करता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको और थोड़ा चेंज करता हूँ, अब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं दो बोलने जा रहा हूं जो कि क्वेश्चन आया यूपीएससी ने पूछा इससे घुमा घुमा के। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है? सर मैं ट्रैक करूं? हाँ बोलो The बिल्कुल। procedure established by law is constitutionalism. हाँ सर बोलो। हाँ बोलो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सर जो हाँ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है हाँ। वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हम्म और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। बेसिकली सर ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो एक आइडियोलॉजी है जहाँ पे वो बोला जाता है कि जो भी गवर्नेंस होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। बट हम्म जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इससे और आगे जाती है, और उसमें इंश्योर किया जाता है कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल वैल्यूज हम्म। भी फॉलो किया जाए सर। ठीक है, अब समझ गए ये क्वेश्चन। जैसे ये नेचुरल जस्टिस वाला जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, या फिर जैसे ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला क्वेश्चन जो था ना, नेचुरल जस्टिस वाला जो क्वेश्चन था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की तरफ हम बढ़ गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का रास्ता तय किए हैं। समझ गए? जब हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में फॉलो कर रहे थे अपने आप को, या ये कर रहे थे, तो व्हाट वी वर डूइंग, वी वर फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ना पॉलिटिकल आइडियल होता है। समझ गए? पॉलिटिकल आइडियल है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या, नॉर्मेटिव है, नॉर्म होता है वो। आप इसको स्पिरिट में फॉलो कर सकते हो, नॉर्मेटिव आइडिया है। समझ गए? एक आइडिया है जिसको आप चाहोगे फॉलो करना, और इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में एक लिमिट है कि आपको इसी में रहना है। समझ गए? तो एक पॉलिटिकल आइडियल है, एक नॉर्मेटिव है। अब आप सोचो ये बढ़ा किस तरह से है, और यूपीएससी इससे क्वेश्चन बार बार पूछती है। ये फिलॉसफी से ना क्वेश्चन बार बार पूछती है। अब इसका आंसर बताओगे आप लोग? आसान है, अब समझ में आ गया। वैसे भी आप लोग बता लेते हैं, आई नो, कि क्योंकि क्वेश्चन इतनी बार बार पूछा गया। अब इससे क्वेश्चन यही पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है लोगों पर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड गवर्नमेंट आर्बिट्री पावर, जो भी चीज होता है कि किसी का जैसे सेपरेशन ऑफ पावर है, या चीजें दी हुई हैं क्लियरली कि आपका पावर ये है, तो लिमिट लगाता है। समझ गए ना? पुलिस स्टेट बनने से बचाता है। समझ गए? तो वो सारी चीजें दी हुई हैं कि आप जैसे, आप अगर मान लो कि आपका राइट टू इक्वालिटी छीना, तो आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आपका अगर कुछ कोई भी चीज, जैसे आपको किसी ने अरेस्ट कर लिया है, तो आपको 24 घंटे के अंदर आपको हाजिर करना पड़ेगा। तो वो पुलिस स्टेट बनाने से रोकता है। तो वो क्या हो गया? लिमिटेशन है, पावर के ऊपर लिमिटेशन लगा रहा है ना, कि इसके बाद आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। ये आपको जो भी अपना पावर लगाना है यहीं तक लगाना है। समझ गए? तो दिस इज कॉल्ड लिमिटेशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला काम क्या करता है, तो लिमिटेशन है, पावर पे लिमिटेशन है। कैसा गवर्नमेंट है? तो गवर्नमेंट ऑफ लॉज, नॉट गवर्नमेंट ऑफ पीपल। किसका गवर्नमेंट है? तो लॉज के हिसाब से गवर्नमेंट है, नहीं पीपल के हिसाब से नहीं, कि जो मर्जी आए नहीं कर रहे हैं हम। समझ गए अभी? तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से किधर बढ़े हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की तरफ बढ़े हैं। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन जो आया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो पूछा, वो नेचुरल जस्टिस क्यों पूछा? क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अब देखोगे पिछले कुछ टाइम से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एसए में पूछा है, जीएस 2 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, जीएस 4 में क्वेश्चन पूछा है, ये बार बार पूछ रहे हैं। मेंस में तो पूछ ही रहे हैं, प्री में भी पूछा। समझ गया क्यों पूछ रहे हैं ना? कि हम इसकी तरफ बढ़ गए हैं अभी, अलग अलग फॉर्म में। अभी भी अगले फॉर्म हो सकता है कि मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं अभी, तो अगले साल हो सकता है कि इसी का कुछ और, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कुछ दूसरा फॉर्म लेके क्वेश्चन पूछ ले वो। ठीक है, चलो अब और सेम क्वेश्चन को और घुमा के पूछते हैं। अब लिबर्टी से लिंक किया है इसको।
अब इसको थोड़ा सा ना पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी के पॉइंट में थोड़ा समझने की कोशिश करना। हाँ देव ज्योति बोलो, आईपैड बोलने वाला था। नाम चेंज कर लेना यार आप लोग अपने, हाँ कम से कम सॉरी नाम। सर, वो मुझे ध्यान नहीं था। हाँ। सर वो एक क्वेश्चन था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में इंटीग्रेट करेंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडलिटी में? बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो लिमिट भी तो करता है ना सर। लिमिट क्या लेकिन कर रहा फिर है? मॉडलिटी का भी वो उसमें है, लिमिट क्या कर रहा है? जैसे कि आर्बिट्ररी अमेंडमेंट को लिमिट करता है ना सर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं है ना। देखो अगर या तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रहता तो कुछ भी आप अमेंड कर सकते हो ना, क्योंकि अमेंडिंग पावर, देखो पार्लियामेंट वर्क्स एज ए बॉडी, एक बार लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह एक्ट करता है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करता है तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरह एक्ट करता है। तो पावर तो दिया ही है ना आर्टिकल 368 के अंदर, पावर है उसके पास। लेकिन वो बोला ना कि आप कितना कर सकते हो, आपको ना एक अब एक नॉर्म के अंदर रहना है, एक नॉर्मेटिव आइडिया हो गया। समझ गए सर। समझ गए? और ओके दूसरा सर। इवोल्यूशन है यार बहुत। अब जैसे राइट टू प्राइवेसी को आप अगर या फिर कोई चीज ऐसा होता है कि जैसे इसको रिकॉग्नाइज किया, अब कहीं पर भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आउटराइटली मेंशन्ड नहीं है। हाँ सर। मेंशन्ड है क्या? कहीं नहीं मेंशन्ड यस। है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज किया और उसके बेसिस पे ये कर दिया। ये बी किसने लिखा है? अब बताओ इसका आंसर बताओ सब लोग, क्या होना चाहिए? अब हमारे यहाँ मैं ऐसे पूछ रहा हूं, आर्टिकल का नाम बताता हूं, ठीक है? अगर मैं चाहूं तो अभी निकोबार में घूम सकता हूं। अभी मन किया मेरा निकोबार जाने का, अंडमान निकोबार है ना इंडिया में, अगर मुझे मन किया निकोबार में जाके घूम सकता हूँ दो नो तारीख सर, वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे वहाँ ट्राइबल एरियाज हैं तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। तो ये जो है कि मैं इंडिविजुअल लिबर्टी पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि नहीं स्टेट? ये सर लगा रहा है, पहला लेकिन सर स्टेटमेंट वो सही होगा? वो ट्राइबल को प्रोटेक्ट भी तो कर रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंडिविजुअल लिबर्टी पे लगाता है ना? यस सर। ये आर्टिकल 19 में मेंशन्ड है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है। यस सर, सर कर यहाँ सकता पे है। बट एक चीज मुझे डाउट है, ये इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। सर यहाँ पे पब्लिक होता तो मैं जाता, लेकिन इन द स्टेट अथॉरिटी थोड़ा सा मुझे देन वो मैं जैसे अब कंफ्यूज कर शेड्यूल दिया। 5 है, शेड्यूल 6 है, शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 का इम्प्लीमेंटेशन किसका काम है? सेंटर स्टेट का। को, मतलब सर गवर्नमेंट का ही, स्टेट का मतलब ही। स्टेट का ही काम है ना। अब बताओ अब। पर ये ऑथोरिटेरियनिज्म का सिग्निफिकेंस देता है ना फर्स्ट स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का नहीं है। और चलो दूसरा बताओ, प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन, मैंने दूसरा तो बता ही दिया, बहुत सारे एग्जांपल है दूसरे का। पहला है कि नहीं आप बताओ, कितने लोग बताओ? ये पीवाई क्यों है वैसे? हम्म। ये सब पहला तो होगा। पहला होगा। यस सर। चलो देखो आई बस थोड़ा सा ना, हाँ ईशा नहीं बोलिए, मैं इसको अभी क्लियर करता हूँ आप लोग को आंसर। सर जो इनर लाइन परमिट होता है नॉर्थ ईस्ट में, हम्म। वो भी स्टेट इम्पोज करता है, वो इसमें आएगा कि इम्पोज कर सकते हैं हम अरे कि मैं नहीं? अभी पूरा बताता हूँ आंसर। देखो इनर लाइफ परमिट तो स्टेट ही ये कर रहा है। अब देखो इसका आंसर ना बी है, ए नहीं है, बोथ नहीं है, सी नहीं है, ठीक है? इसका आंसर बी है। अब देखो पहला चीज है ना, इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन की बात है। जो भी चीज होता है हमारे यहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियरली लिखा है कि नहीं आर्टिकल 19 में कि देयर शुड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। समझ गए? अगर किसी को रिसर्च करने की जरूरत होगा तो स्टेट परमिशन नहीं देगा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होता है, इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन होता ही नहीं है। आपको यह बात समझना है। जैसे इनर लाइन परमिट अगर हम पास बनवा लिए तो हम जा नहीं सकते हैं, तो रीजनेबल हो गया ना कि आप रेगुलेट कर रहे हो उसको, ये थोड़ी कर रहे हो कि नहीं जाने ही नहीं देंगे।
किसी को म्यूजियम बना के रखने वाले हैं थोड़े, म्यूजियम में थोड़ी रखे हैं, कि केज बना के थोड़ी रखने वाले हैं, कि हमको प्रोटेक्शन सिर्फ इसी तरीके से कर सकते हैं। तो इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वर्ड्स के ध्यान रखना है। ये बहुत बार यूपीएससी करता है ये चीज, कि ये प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन वाला जो चीज है, हमारे वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है, आर्टिकल 19 में लिखा है ना। तो एवरीथिंग इज प्रोपोर्शनेट। इसका आंसर क्यों बी है, आप समझ में आया? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो आप ओम जो कंफ्यूज हो रहे थे, गलत जगह कंफ्यूज हो रहे थे, स्टेट अथॉरिटी पे कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ बोलो वैभव। सर ये जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया इफेक्टिव और जो मतलब जो सटल जो वर्ड्स का जो डिफरेंस है कि हाँ इफेक्टिव है और मतलब एक होता है ना कि हम्म, मतलब बहुत ही मतलब अति जब हो जाए चीजों की तब उसमें जाकर स्टेट वहां पर एक्शन ले, मतलब थोड़ा क्वालिटेटिव लगा मेरे दिमाग में। क्या आया था जब मैं क्वेश्चन देखा, एक वो है ना बहुत पुरानी कहावत है इंग्लैंड में कि एक एक बंदे की राइट्स दूसरे बंदे की ड्यूटीज कॉन्जुगेटली होती हैं, ठीक है ना। राइट। तो वो वाली चीज भी मतलब अगर आप देखो ना उस तरह से मतलब, तो दैट में मेरे को लग रहा था कि मे बी उसका कुछ शायद शायद स्कोप बनेगा, क्योंकि ये कई बार हम लोग भूल जाते हैं ना कि इंडिविजुअल राइट्स कब हैं। हाँ अगर मान के चलो कि नेगेटिव लिबर्टी की मैं बात कर रहा हूँ किसी, अब कोई फैसिस्ट लीडर्स कौन होते हैं जो नेगेटिव लिबर्टी के नाम पर इतना ज्यादा एग्जैगरेट कर लेते हैं अपनी राइट्स को कि बाकी सारों के दबोचे जा देते हैं, राइट ठीक राइट। है ना। अब तो वो चीज नेगेटिव भी तो है लिबर्टी ना वाले सर। तो वो भी, निगेटिव लिबर्टी वाले तो वो भी बोलते हैं कि पता है, हमको हेलमेट नहीं लगाना चाहिए। स्टेट हमको कैसे बोल सकता है हेलमेट लगाने के लिए? बोलेगा कि स्टेट मेरे पेरेंट की तरह क्यों एक्ट कर रहा है भाई, अब मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि हेलमेट लगाना चाहिए मुझे। तो नेगेटिव लिबर्टी वाले बोलेंगे कि मेरा मन करेगा तो लगाऊंगा, लेकिन वो स्टेट क्या बोलेगा कि भाई तुम सेफ्टी के लिए थोड़ा तो कर लो। हम्म। समझ गया? तो हाँ हम तो स्टेट के ऊपर। हाँ हाँ बोलिए। मेरे को वही लगा सर कि शायद उसमें उसीलिए सेंस बन रहा था शायद फर्स्ट स्टेटमेंट का, उस सेंस में कि उसको थोड़ा तो एक पॉइंट पर जाकर वो टेंडेंसीज को रोकने के लिए वो कर ही सकता है ना, स्टेट रोक सकता कर है सकता है, मैं उसकी कुछ। बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगेन वही चीज है ना कि हमारे यहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड, प्रोपोर्शनेट होता है ठीक चीजें। और यूपीएससी ने ठीक इसका ठीक। आंसर जैसे बी दिया है, ये पीवाईक्यू है, इसको बी दिया है, इसके पीछे रीजन यही था। मतलब ऐसा होता है कि इंडिविजुअली है, बट अगेन इट इज नॉट ए स्वीपिंग स्टेटमेंट। दूसरा है कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म एग्जैक्टली। ऑफ गवर्नमेंट ये होता है कि लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि आप स्टेट के अथॉरिटी के पावर पे लिमिटेशन लगाते हो, लेकिन पहला लिमिट स्वीपिंग पावर नहीं हो सकता। कहीं कहीं पर एक्सेप्शन में ये काम करता हो, और एक्सेप्शन को हमको जनरल नहीं पढ़ना है। ठीक समझ है। गए? और ये गलत इसलिए हो सकता है क्योंकि आप ओवर थिंक करोगे तब, कि हाँ हो सकता है कहीं ना कहीं तो लगा रहा है। तो इस ओवर थिंकिंग से भी बचना है जब हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं। वो बात सही है, जीएस का पेपर है उसको ऑप्शनल की तरह तो नहीं ले ऑप्शनल की सकते। तरह बिल्कुल ट्रीट नहीं करना है, ये जनरल स्टेटमेंट है, एक्सेप्शनली लेना ही नहीं है, इसीलिए ये गलत हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े। तो अब यहां इसको लिंक कर पा रहे हो लिबर्टी से, दोनों लिबर्टी से? अगर जिसको भी नहीं होगा ना, तो कल एक बार मेरे को फोन कर लेना, मैं नंबर डाल दूंगा अपने, एक बार मेरे को फोन कर लेना, मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। हम्म। चलो, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। आसान है ना, इसमें डिस्कशन की जरूरत है नहीं? आगे बढ़ जाए। प्रियम्बल देखो, प्रियम्बल में हमको ये समझना है कि जो याद करने के लिए वैसे बता दे रहा हूं, एक तो नेचर वाला पता होना चाहिए, नेचर ऑफ स्टेट बता रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बता रहा है, किस दिन इन्फोर्स हुआ है वो बता रहा है, और वो किसके बेसिस पे आया था, उसका लाने का बेसिस क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बस इतनी चीजें याद करनी है, ठीक है, प्रियम्बल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। थोड़ा सा जैसे हम ये करते हैं, तो रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इंडिया में किस तरह का रिपब्लिक फॉर्म हो रहा है, ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब जैसे फ्रैटर्निटी है जैसे, और हाँ एक चीज और है कि अमेंडमेंट जो दो हुए थे, दो अमेंडमेंट हुए थे ना
40 सेकंड में हुए थे। तो वो 2 वर्ड याद कर लो कि मतलब क्या उसका ब्रॉडली। ठीक है। हम्म सोशलिस्ट सेकुलर, और एक और वर्ड ऐड हुआ है ना, इंटीग्रिटी भी ऐड हुआ है शायद। इंटीग्रिटी यानी यूनिटी वाले में, फ्रेटर्निटी में भी कुछ ऐड हुआ है, 3 वर्ड ऐड हुए हैं। सोशलिस्ट तो था ही पहले से कि नहीं था? अच्छा, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, 3 वर्ड अच्छा, सर। हाँ 3 वर्ड है ना। यस सर, राइट। इंटीग्रिटी। ये भी क्वेश्चन आसान है, इसको भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अफर्मेटिव एक्शन, अगेन आर्टिकल कौन सा है? 15, 16। अब जैसे ईडब्ल्यूएस का है, खासकर अब इसके फॉर्म में बात कर रहा हूं। चलो अब इसको लिंक करते हैं थोड़ा करंट से। अब देखो, दो चीज है अभी करंटली जो है पूरे। सबसे बड़ी बात है कि देखो, एक ईडब्ल्यूएस का है, ईडब्ल्यूएस को रिकॉग्नाइज किया गया। अब हमारे यहाँ जो अफर्मेटिव एक्शन दिया गया था, अफर्मेटिव एक्शन जो दिया गया है, उसका बेसिस क्या था? हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस। और हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन किस फॉर्म में था? अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमको डिस्क्रिमिनेशन जो बोला गया कि इतने साल से इनजस्टिस हुआ है, ये हुआ है, उनको देना पड़ेगा बराबर लाने के लिए। अब ये तो अलग अलग वे में हुआ। पहले इसमें हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के आने के साथ ही, ठीक है, आर्टिकल 330 वाला जो सीरीज है वो हमें वहां देखोगे आप। इसके बाद हुआ आपका ओबीसी वाला, हुआ ना, जो इंदिरा सोने। तो इंदिरा सोने का जब जजमेंट आया था तब भी ये बोला गया, क्या बोला गया था कि 10% उस समय भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया गया था। और उस समय क्या हुआ, इंदिरा सोनी के जजमेंट में इसको नल एंड मतलब अल्ट्रा वायस की रेट डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद फिर से कौन से अमेंडमेंट से ईडब्ल्यूएस लाया गया? अब ईडब्ल्यूएस जो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी है, उसका बेसिस क्या, आप मुझे बताओ एक बार कि हाँ, इकोनॉमिक एक्शन, इकोनॉमिक एक्शन, इकोनॉमिक एक्शन कैन बी बेसिस ऑफ गिविंग जस्ट नाउ रिजर्वेशन, राइट? हो सकता है कि नहीं? यस सर। मतलब ये था कि इकोनॉमिकली अगर मतलब ऐसे आप हो, गरीब हो। अब जैसे आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट में क्या था कि अगर आपको गरीबी हटाना है तो आप पॉवर्टी का प्रोग्राम चलाइए, उस तरह के उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ काम कीजिए। अब रिजर्वेशन देना जरूरी है क्या? आर्ग्यूमेंट उनका वो था, समझ गए? तो इसको लिंक करना है। जैसे अभी ईडब्ल्यूएस का कुछ भी आता है ना, कि आपको जब आर्टिकल किस में, आर्टिकल 16 में अमेंडमेंट हुआ था ना, और किसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था, ये बताओ आप मुझे। एक डीपीएसपी है जिसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया गया था। ये सर जब स्टेटमेंट 46 लाएगा, या 47 कुछ था ऐसा। ठीक है, आर्टिकल 46 को इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है। तो आर्टिकल इसी बेसिस पे बच गया वो। समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंदिरा सोने वाला जजमेंट क्यों उसको अल्ट्रा वायस क्रिएट किया गया था? क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ था। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ इसलिए बच गया इस बार कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि ये मैंने बोला जब अमेंडमेंट कर सकता है पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर, तो ये क्या बोला, आर्ग्यूमेंट क्या दिया कि हमने क्या इंप्लीमेंट किया है? डीपीएसपी को इंप्लीमेंट किया है। डीपीएसपी में भी आर्टिकल 46 को इंप्लीमेंट किया है कि वी कैन टेक, वैसे ना कि वीकर सेक्शन के लिए हम एक्शन ले सकते हैं, इन पर्टिकुलर दिया हुआ है। लेकिन वीकर सेक्शन में ईडब्ल्यूएस को भी डाल के बच गए। समझ गए? तो दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको ये समझना है कि जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है अफर्मेटिव एक्शन का। ठीक है। हम्म
अब समझ गए कि वाई आर्टिकल 14 में हम लोगों ने आर्टिकल 14 में इसका आंसर डी है। इस आर्टिकल 14 में हमने दूसरा सब क्लॉज क्यों डाला था? इसका बेसिस ये था, समझ गए, कि दूसरा डालने का ये रीजन था कि वो जो है वो फेयर चांस कंपीट करने का देगा ही नहीं। समझ गए? इक्वल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल्स। समझ गए? ये था बेसिस, कि आप किसको आप इक्वालिटी दे रहे हो। मान लो कि जैसे एक जो आदमी एक पैर से, जिसके पास एक पैर नहीं है और जिसके पास दोनों पैर है, आप दोनों को रेस में दौड़ाओगे तो बराबर तो नहीं होगा ना। तो वही है कि ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो भी हमने इन सोशल इनजस्टिसेस किया है, जो भी ये सारी चीजें किया है, ये फॉर्मल इक्वालिटी बिफोर लॉ आपको नहीं हटा सकता है। ठीक है? तो इसके लिए इक्वल प्रोटेक्शन देना जरूरी है। इसलिए आर्टिकल 14 में यह बोला गया कि अगर आपको इकोनॉमिक जस्टिस खत्म करना है या सोशल जस्टिस खत्म करना है, सोशल इनइक्वालिटी अगर आपको खत्म करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वल प्रोटेक्शन लेके आना पड़ेगा। समझ गए? इसका बेसिस ये था कि दैट वाज नॉट नियरली इनफ, इसीलिए उसमें दो क्लॉजेस डाले गए थे। समझ गए? ठीक है, ये बताओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस पे डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, राइट्स आर, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया, राइट्स आर नॉट ओनली क्लेम्स अगेंस्ट इट बट आल्सो ड्यूटीज टुवर्ड द सोसाइटी। अब ये तो एक समझ में आ रहा है ना कि अगर कभी भी आएगा राइट को, तो ये बताना है कि स्टेट के ऊपर क्लेम है। ये अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे मान लो कि हम एक राइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, कि जैसे अभी लेटेस्ट में वीबी ग्राम करके एक बिल आया है, ठीक है, सॉरी वीबी जी राम करके बिल आया है। तो ये बिल आया है, तो उसमें राइट टू, कौन सा राइट को रिकॉग्नाइज किया है? वर्क, 125 दिन का, है ना। अगर 125 दिन का काम नहीं मिलता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? स्टेट को पैसा देना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर आप उस काम नहीं दे पा रहे हो तो उसके बदले आपको पैसा दो। तो काम देते हैं वो। अब काम को भी डिवाइड कर दिया इन्होंने चार चीज में, कि इस चीज में ही काम कर सकते हैं, कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है ना। तो इस साल खासकर ये बात करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बिल को बहुत अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। हो सकता है किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, इसको फंडामेंटल राइट से लिंक करके पूछे, कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से लिंक करके पूछे, पूछेगा जरूर। ठीक है? अब अगेन दूसरा जो चीज है, कि जैसे ये राइट, तो वो क्लेम हो गया कि नहीं स्टेट के अगेंस्ट, कि आप मेरे को काम दो। अब ये जो क्वेश्चन है, कि जो स्टेटमेंट अभी वैभव बोल रहे थे कि वेस्टर्न सोसाइटी में क्या बोला जाता है, क्या बोल रहे थे वैभव आप? यही स्टेटमेंट बोल रहे थे ना आप, कि राइट्स एंड ड्यूटी कोरिलेट, है कि नहीं? दूसरे का ड्यूटी और राइट बराबर होता है। इसका रीजन क्या है? कि वही फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारा लाने का बेसिस था अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिस यही था। समझ गया? ये बोला गया कि अगर आपको राइट्स को फुल्ली इंजॉय करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कि कुछ सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज फुलफिल करनी है, ताकि आप दूसरे के राइट्स को के साथ इंटरफेयर नहीं करोगे। ठीक है? तो दिस इज उस तरह से हो सकता है कि मतलब कि राइट्स पे जनरल क्वेश्चन, जो राइट्स की थियरी है ना, कि किस पे राइट्स कहां से आया है, कैसे आया है, क्यों आया है, उसका आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है? अब जैसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी का स्टेटस अभी क्या है, ऐसे पूछ लिया। एक क्वेश्चन और पूछा, जैसे बार बार ये क्वेश्चन इस तरह का आते रहता है, राइट टू वोट क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया। अब राइट टू वोट में यूपीएससी ने क्या आंसर दिया था? किसी को याद है? लीगल लीगल राइट। लीगल दिया था।
बोलो वैभव, बोल रहे हो आप? सर कॉन्स्टिट्यूशनल दिया था शायद। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल, अब मेरे को ये जानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कहाँ पे दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन? ऐसे तो मतलब 326 में बोल सकते हैं सर, लेकिन बहुत सर डायरेक्टली फंडामेंटल आर्टिकल ड्यूटीज में आर्टिकल 19 नो नो एक्सप्रेशन नो हो रहा है ना कुछ, मेरे हिसाब से। तो फिर तो फंडामेंटल राइट आंसर होना चाहिए था। 326 में ज्यादा, अगर आप आर्टिकल 19 326 में बोल रहे लेकिन हो, बहुत एक्सप्लिसिट। समझ गए? तो अब मेरा यही पॉइंट है कि व्हाई डिड UPSC mention something that mentioned something that was not mentioned explicitly in the constitution, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल दिया। तो मेंशन्ड नहीं है ना एक्सप्लिसिटली, कहीं थोड़े दिया हुआ है कि राइट टू, अगर मान लो आपको वोट नहीं करने दिया, जैसे SIR में है। अब देखो SIR का इशू चल रहा है ना, अगर किसी का नाम डिलीट होता है तो क्या वो हाई कोर्ट जा सकता है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट गया? समझ गया? तो दिस हैज टू बी थॉट, क्योंकि SIR का माहौल है, राइट टू वोट से इलेक्शन कमीशन से इस साल क्वेश्चन आना ही आना है, इतने सारे स्टेट में हो रहा है। अब किस तरह का क्वेश्चन आना है भी हम लोग आगे चल के जैसे करंट अफेयर का जो सेशन करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, ऑल्दो हम इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाएंगे, थोड़ा सा बात करेंगे इस पे कि क्या हो सकता है क्वेश्चन का नेचर। ठीक है, अब राइट टू वोट, अब आपको फूड फॉर थॉट में दे रहा हूं थोड़ा सा, कि अगर मेंशन्ड नहीं है, और अभी रिसेंट जजमेंट एक और आया, मुझे अगले सेशन में आप लोग बताना, अगले तो सेशन में ये बताना। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सो जजमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नहीं, रिसेंट अभी जजमेंट आया है, अभी थोड़े दिन पहले, कि राइट टू वोट को रिकॉग्नाइज फिर से किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब मुझे आप जाके बताना कि राइट टू वोट को कौन से राइट में रिकॉग्नाइज किया है इस साल, सो अभी मैंने चेक जजमेंट का किया तो नाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बता रहा है। क्या? अभी मैंने चेक किया है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बता रहा है। ठीक है, अभी चेक किया मैं, अभी केस का नाम अगले सेशन में आपको बताऊंगा, फिर आप बताना, ठीक है? ओके सर। लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से सर्च कर लो, इस साल का एक जजमेंट है जिसमें आई थिंक इट हैज चेंज द स्टेटस, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो एक बार देख लेना, ठीक है आप लोग। सर इस साल मतलब 25 में ना, 25 में चेंज करके उसको स्टेचुटरी राइट्स कर दिया था ना। गुड, कौन सा जजमेंट था? ठीक है, तो अगेन मैं इसको जजमेंट का नाम बताऊंगा, करंट अफेयर के सेशन का पार्ट है वो, इसलिए तो नहीं बता जजमेंट रहा भूल हूँ, गया, नवंबर में आया था। नवंबर का जजमेंट है ये। ठीक है, कि इसको रिकॉग्नाइज डी रिकॉग्नाइज किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल से स्टैट्यूटरी राइट। ठीक है, तो दिस हैज टू बी, इस तरह की चीजों को थोड़ा आप लोग ध्यान रखा करो कि यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, जब इसको चेंज किया गया, व्हाई विल नॉट इट यूपीएससी विल आस्क ए क्वेश्चन लाइक दिस अगेन। और खासकर SIR का माहौल चल रहा है, इलेक्शन कमीशन पे इतने डिबेट्स चल रहे हैं, तो पूछेंगे पूछेंगे ना, तो इसको थोड़ा सा पढ़ना है, इस तरह को करंट अफेयर को हम ऐसे लिंक करते हैं स्टैटिक्स पार्ट से। ठीक है, चलो, तो यही है मेरा मेरा ये था, एम था कि आपको ये बताना था कि राइट्स आर क्लेम्स अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, आपको ये समझना है कि आपको अगर कोई राइट दिया जा रहा है, अगर आपका कोई राइट छीन रहा है, तो आप स्टेट के पास जा सकते हो, स्टेट के जो जो इन्फोर्सेबिलिटी अथॉरिटी है, या फिर जो आपका ये है प्रोटेक्टिंग अथॉरिटी है, उसके पास जा सकते हो, बोलोगे कि मेरा राइट चला गया अभी। तो स्टेटमेंट अगर क्लियरली डायरेक्टली आता है राइट्स आर क्लेम्स अगेंस्ट द स्टेट, तो आपको मानना है, ठीक है? दूसरा, अगर मान लो स्टेटमेंट इसको चेंज करता हूं, राइट्स आर प्रिविलेजेस अगेंस्ट द स्टेट, अब इसको बोलो सही मानोगे गलत मानोगे? एंड दिस इज अ PYQ, यही दो स्टेट वर्ड था, राइट्स आर क्लेम्स, राइट्स आर प्रिविलेजेस, मतलब एक जगह स्टेट दिया हुआ था, एक जगह ये दिया हुआ था, ऑब्वियसली मतलब क्योंकि PYQ का था इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? चलो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ जॉन रॉल्स व्हील ऑफ इग्नोरेंस थॉट एक्सपेरिमेंट? जॉन रॉल्स को कितने लोग जानते हो यहाँ पे? मतलब PSIR वाले छोड़ देना, जॉन एथिक्स रॉल्स में सर, एथिक्स में। 2016 में एथिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने कि जॉन रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस क्या है, ये पूछ लिया था क्वेश्चन।
ठीक है, तो वो जैसे वेस्टर्न फिलोसफर हमारे सिलेबस में है ना मेंशन्ड, तो दे आस्क ए क्वेश्चन लाइक दिस कि जॉन रॉल्स की थ्योरी क्या है, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछते हैं वो। तो आई वांटेड टू नो, आपके मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जॉन रॉल्स की थ्योरी कितने लोग ने पढ़ा है, ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें बताओ कि क्या है। So I think see. टाइप करो भाई सब लोग। हम्म लोग टाइप करना छोड़ दिए क्या? नहीं नहीं, कर रहे ठीक है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आंसर पता है, किसी ने बी लिखा है, बी किसने लिखा है? बी कौन था, किसी ने बी लिखा था? देखो, व्हील ऑफ इग्नोरेंस बेसिकली मैं ऐसे समझा देता हूँ कि आप कोई भी पॉलिसी जैसे मान लो बना रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि आप रिसीविंग एंड में कहाँ रहने वाले हो, ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आप लास्ट इंसान भी रहो, तो अगर आप पॉलिसी सबके बराबर के लिए इक्वल के हिसाब से नहीं बनाओगे, तो अगर आप लास्ट में रहोगे तो शायद आपको मिले भी ना। तो एक पर्दा रहता है, आप जब भी बना रहे हो तो आप लास्ट मैन स्टैंडिंग को सोच करके पॉलिसी बनाओगे। तो ये व्हील जो है ना, व्हील मतलब पर्दा होता है, इग्नोरेंस का व्हील होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आंसर सी होगा, ठीक है। हम्म देखो, जिसने भी बी और सी किया है, आई थिंक रोहित ने बी किया था। देखो मैं आपको बताता हूँ रोहित, क्या होता है ना, हड़बड़ाना नहीं चाहिए कभी भी। ये पेपर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इसमें ना। पूरा पढ़ना है, कंडेम लिखा हुआ है, मतलब किस चीज को बोलेगा कि गलत है। ठीक है, तो Oh, ऑब्वियसली टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट को आप डिफरेंट वेजेस फॉर द सेम वर्क अगर दे हुए, तो वो क्या होगा, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स नहीं होगा। yes, आसान yes. क्वेश्चन है, So लेकिन right. रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है कि हम बहुत हड़बड़ी में रहते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत आसान क्वेश्चन गलत कर देते हैं। मैंने भी किया वैसी गलतियां, समझ गया। जैसे आई थिंक कुछ स्टूडेंट जानते हो कि एक गलती मैंने किया था, आई थिंक पहले अटेम्प्ट में, कि नीति आयोग किसको हटा के बना है, तो मैंने प्लानिंग कमीशन की जगह फाइनेंस कमीशन मार दिया था, बहुत जल्दी में था। मतलब ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी को भी। तो हो जाता है गलती, बट ये इसका रीजन सिर्फ ये है कि आप बहुत हड़बड़ी में रहते हो। ठीक है, आप आराम से चारों ऑप्शन पढ़ो, अगर आता भी है, सबसे फंडामेंटल होता है, अगर आंसर आता भी है तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। सबसे पहला काम करना है, मतलब अगर क्वेश्चन को पूरा कम, ये मत सोचना कि पहला स्टेटमेंट ही सही होगा। ठीक है। हम्म, दो लोग हैं यहाँ पे, क्या, अविक और चैतन्य, दोनों ने डी लिखा है। अब मेरे को बात बताओ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट कहाँ मेंशन है? अब ये जो आंसर है कि इंश्योरिंग बेसिक फैसिलिटीज एंड मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग ऑल अंडर रिकॉग्निशन ऑफ आवर शेयर्ड ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन राइट। पहला चीज कि शेयर्ड ह्यूमैनिटी बहुत वेग वर्ड है, इसका आंसर आप ये कैसे कर सकते हो डी? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी, बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड, मैंने बोला ह्यूमन लाइफ की ह्यूमन वैल्यू को पहचानना बहुत जरूरी है, कि कम से कम इतना बराबर पे होना चाहिए सब लोग। तो हड़बड़ी में फिर आंसर नहीं देना है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। चलिए, ये बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन पे इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो अब मेरे को आप बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया उसके मेंबर इलेक्ट कैसे हुए थे? चलो अब बताओ कि ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग इलेक्ट ने चुना है, चलो आंसर सब लोग ये दे रहे हो, तो इसका इलेक्शन हुआ कब था?
1936 में जो इलेक्शन हुआ उसमें 1939 में रिजाइन कर दिया। उसमें 1939 में रिजाइन कर दिया, फिर इलेक्शन हुआ था। कौन से प्लान के हिसाब से हुआ था? अच्छा चलो ये बताओ। क्योंकि 1937 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो चला गया था, फिर कोई प्लान आ गया, वेबल, कैबिनेट मिशन। समझ गए? तो इसमें दो तीन फैक्ट याद करने हैं, ठीक है? कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ना, ये देख लेना आप लोग, ठीक है? आसान क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट ये समझना जरूरी है कि सिर्फ आप लोग ये फैक्ट याद करते हो कि कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से हो गया। सॉरी, 90 प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुन लिए गए, लेकिन इसका चुनाव जो हुआ था उसका इलेक्शन कब हुआ था और कौन से बेसिस पे इलेक्शन हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि अगर अब, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो दे कैन आस्क यू क्वेश्चन लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है? मेंटली प्रिपेयर रहना भी। फिर से दिखा देता हूँ, वैसे इसका आंसर वैसे सी है। ये बताओ, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा। अब मेरे को बताओ, इसका आंसर बी क्यों नहीं होगा? सर बी ना, बी हाँ, बोल रहा हूँ नहीं नहीं, बी नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट क्यों नहीं होगा? सी, सॉरी, सी क्यों नहीं होगा? सर। इलेक्टेड गवर्नमेंट तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ी ना ये बोल रहा है कि इलेक्शन हुआ कैसे, यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज से हुआ है क्या? भी हो सकता है उसमें ओलिगार्की भी हो, तो काफी लोगों की लिबर्टी दबा दी गई हो, मतलब जो पॉलिटिकल लिबर्टी हम्म। है वो। जैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो ये कंडीशन इंश्योर नहीं कर हाँ रहा है, वो जैसे है। डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी किस मीन से आई ये नहीं बताया गया है, समझ गया? ये नहीं बताया गया है इसमें, सिर्फ ये बताया गया। अब लिबर्टी, सेपरेशन ऑफ पावर, लिबर्टी कैसे डिफेंड करेगा? आप मुझे बताओ, आंसर आपने सबने रट लिया है। ये सेपरेशन ऑफ पावर, लिबर्टी कैसे डिफेंड करेगा, ये बताइए। सर मैं बोलूँ सर? हाँ, स्टार्ट करो, आप करो। हाँ सर, ये जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर होता है हम्म। विंग्स ऑफ गवर्नमेंट का, हम्म। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तो ये हम्म। कहीं ना कहीं जुडिशरी को इंडिपेंडेंस देगा। अगर हम्म। किसी भी तरीके से अगर लिबरल डेमोक्रेसी पे हार्म होती है तो जुडिशरी इन द केस इंटरवीन करेगी चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू, तो ये सर हो सकता ठीक है, मैं दो तीन चीज, बेस्ट सेफ गार्ड इन लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। पहला चीज, इसमें कीवर्ड है लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब हम क्या समझते हैं? लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब कि जहां पर आपके इंडिविजुअल राइट्स को रिकॉग्नाइज करें, ठीक है? अब सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा तभी लेजिस्लेटिव अपने हिसाब से आपको राइट्स दे पाएगा, उसको एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट कर पाएगा, ठीक है? और जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट कर पाएगा, समझ गया? तो यहां पर असली आंसर ये होगा, समझ गया? अब जब लिबर्टी की बात होती है तो लिबर्टी मतलब इंडिविजुअल राइट की बात हो रही है, तो इंडिविजुअल राइट इन लिबरल डेमोक्रेसी कैसे ये हो रहा है, समझ गए? कैसे प्रोटेक्ट हो रहा है? तो दैट विल बी प्रोटेक्टेड अगर लेजिस्लेटिव हिसाब से अगर बना नहीं पाएगा लॉ, या फिर एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, या फिर जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ऐसा हो पाएगा अगर सब एक दूसरे के डोमेन में चले जाएंगे कि अगर वो प्रोटेक्ट करना चाहा तो इधर से बोलेगा नहीं मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं करने दूंगा, तो लिबर्टी नहीं प्रोटेक्ट होगा, लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो यहां पर बोल रहा है कि दूसरा यहां पर था जो मैं उस दिन बता रहा था आप लोगों को सेशन में, कि ये बेस्ट बेस्ट लगा के पूछता है। इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बी द आंसर, डेमोक्रेसी में भी राइट्स प्रोटेक्ट होता है, लेकिन बेस्ट सेफगार्ड पूछा गया है। ऐसा थोड़ी है कि डेमोक्रेसी में नहीं सेफ होगा, लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी में बेस्ट होगा सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है?
तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। आई थिंक नहीं, एक और क्वेश्चन हो, हाँ ये क्वेश्चन है, ये आई थिंक पीवाईक्यू है, आप लोग देखो इसको, बताओ मेरे को। ये क्वेश्चन का टाइप है, इस पे बहुत वर्क करना है। ये जो बेस्ट लगा लगा के जो आंसर पूछते हैं ना, उसमें दो ऑप्शन बहुत क्लोज रहते हैं, इसको थोड़ा समझना है, एंड दैट विल बी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये कैसे होगा? देखो मैं वैसे इसमें क्वेश्चन में मैंने सिर्फ इसलिए बताया हूँ व्हाट यूपीएससी डस, मैं आपको ये समझाने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। देखो पहला दिया हुआ स्टेटमेंट सही दिया हुआ है कि 20 से हम, क्योंकि करंट अफेयर था अभी, ठीक है, करंट अफेयर था। अब ये बताया गया कि 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा ये है कि व्हाट इट डस, कि इसमें तीन चार फैक्ट डाल दिया यूपीएससी ने कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए किया गया, ठीक है। तो दो तीन फैक्ट चार फैक्ट जब यूपीएससी डाल देती है ना, तो उसको बस चेक करना है। एक स्टेटमेंट के अंदर तीन चार फैक्ट जब आ गए ना, तो उसको चेक करना है। जैसे यहां पर एक ही फैक्ट है ना, पहला स्टेटमेंट में क्या एक फैक्ट है, 26 नवंबर को मना रहे हैं। दूसरे में देखो कितने फैक्ट है, यहां पर ड्राफ्टिंग कमीशन किसके अंदर में बनाया गया, तीन फैक्ट हो गए ना। तो कोई एक फैक्ट को चेंज कर देगा यूपीएससी। अब इसमें देखो क्या चेंज किया मैं बताता हूं। ड्राफ्टिंग कमेटी तो बी आर अम्बेडकर के अंदर बना ही था। अगर जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में रहोगे तो ये सेटअप वाला वर्ड भूल जाओगे, या फिर समझ रहे हो ना कि अगर मान लो आपने नहीं पढ़ा है या रिवाइज नहीं किया, तो ये यूपीएससी कर रही है। जहां पर स्टेटमेंट में तीन फैक्ट्स रहते हैं, चार फैक्ट्स रहते हैं, उसमें एक फैक्ट वो कहीं पे छोटा सा चेंज कर देता है। तो हमको बहुत अटेंटिव रहना है। तो मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डाला है, ये एप्टीट्यूड पे वर्क करने के लिए, ठीक है, कि ये इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी बना रही है अभी, ठीक है। जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो अगली बार से आप इस चीज को जरूर ध्यान दोगे, ठीक है। चलो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। अगली बार से हम 30 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स करेगा, ठीक है, ठीक है। किसी को अब कोई डाउट है तो पहले पूछो आप।